नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार तक्षशिला यूके पर। प्यारे साथियों, आज हम लोग विराम चिन्ह की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और विराम चिन्ह जो हमारे बचे हुए थे आज हम लोग उन्हें कंप्लीट करते हैं। आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। एक एक विराम चिन्ह के बारे में बहुत ही डिटेल में मैं बताता जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, आज की वीडियो में मैं विराम चिन्ह को पूरी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। चाहे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप लोग बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 6 विराम चिन्ह में पहले पढ़ा चुका था, अब आपका 7वां विराम चिन्ह हम लोग ले लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा इसे बोलते हैं। अगर मैं उद्धरण चिन्ह की बात करूं तो यह कितने प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का, यह 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है इकहरा उद्धरण, इकहरा उद्धरण, और दूसरा आपका होता है दोहरा, दोहरा उद्धरण। इकहरे उद्धरण की अगर मैं बात करूं तो इसका साइन होता है ये वाला, इसका चिन्ह ये होता है। और दोहरे उद्धरण की अगर मैं बात करूं तो उसका चिन्ह आपका ये होता है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं इकहरे उद्धरण से। आपका इकहरा उद्धरण क्या होता है तो देखिए जरा, इकहरा उद्धरण। अब ये क्या होता है, जब वाक्य में किसी विशेष शब्द बल दिया जाए या उस शब्द को वाक्य से पृथक दिखाया जाए, वाक्य से पृथक दिखाया जाए, तो वहां इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुलसीदास की रचना रामचरितमानस, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस अनुपम कृति है, अनुपम कृति है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा इस पूरे वाक्य में किस पे विशेष बल दिया मैंने, रामचरितमानस पर। शब्द को बिल्कुल अलग ही दिखाने की मैंने कोशिश की, तो किसका प्रयोग होगा, उद्धरण चिन्ह का। दूसरा, अगर मैं बोलूं कि सुकून का अर्थ घर होता है, तो क्या होता है सुकून का अर्थ घर, तो इसमें मैंने घर को बिल्कुल इकहरे उद्धरण में ले लिया, ठीक है। तो ये तो होता है आपका इकहरा उद्धरण। यहीं अगर मैं बात करूं किसकी, दोहरे उद्धरण की, नंबर सेकंड आपका आ जाएगा दोहरा उद्धरण। तो दोहरा उद्धरण क्या होता है, जिसका साइन क्या होता है ये वाला। अब ये क्या होता है, दोहरे उद्धरण में किसी के कहे हुए कथन को, किसी के कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करना क्या कहलाता है, उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, आपके दोहरे उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा, तो वाणी का डिक्टेटर। तो ये किसी की कही हुई बात है, किसकी कही हुई बात है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो आपको किस में लेनी पड़ेगी, दोहरे उद्धरण में लेनी पड़ेगी। फिर आपका आ जाएगा कि उद्धरण के अंदर, ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। किसी कही हुई बात को, जैसे बोलूँ कि आज 6 दिन पाछे गए हरि से क्यों ना हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया चुग गई खेत, ये किसी ने
कह रखी है पहले सी बात, तो आपको चिड़िया चुग गई खेत को डबल यानी दोहरे उद्धरण चिन्ह में लेना पड़ेगा। ठीक है, एक और देखते हैं हम लोग इसके अंदर बात कि उद्धरण के अंदर उद्धरण दिखाने के लिए उद्धरण के अंदर उद्धरण दिखाने के लिए इकहरे उद्धरण का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना है। इकहरे उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको उद्धरण में भी उद्धरण दिखाना है तो किसका प्रयोग होगा? आपके इकहरे उद्धरण का प्रयोग होगा। जैसे डॉक्टर वर्मा ने कहा, डॉक्टर वर्मा ने कहा निराला की कृति वह तोड़ती पत्थर। किसकी कृति है ये? निराला की। तो इससे पहले इन्वर्टेड कॉमास में ले लो। और देखो किसी ने कही है तो किसी की कही हुई बात को किसमें लिया जाएगा? दोहरे उद्धरण में। तो निराला की कृति वह तोड़ती पत्थर एक मार्मिक रचना है। तो आपको एक किसमें लेना पड़ेगा? दोहरे उद्धरण में। तो बात समझ में आई? इसके अंदर देखो दोहरे उद्धरण के अंदर भी एक उद्धरण है जिसे किसमें लिया गया है? इकहरे उद्धरण के अंतर्गत लिया गया बात को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उद्धरण चिन्ह के बाद हमारा आ जाता है योजक चिन्ह। ठीक है, नंबर 8 हमारा आ जाता है योजक चिन्ह, जिसे हम क्या बोल देते हैं? संयोजक चिन्ह भी बोल देते हैं, या जिसे हम सामासिक चिन्ह भी बोल देते हैं। सामासिक चिन्ह भी हम लोग से बोल देते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? हाइफन। और चिन्ह इसका क्या है? ये वाला। ठीक है, तो कब कब इसका प्रयोग होता है? जब विलोम शब्दों में इसका प्रयोग होता है। अभी आपको विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्दों में जैसे लाभ, हानि, भला, बुरा, गुण, दोष, तो सारे विलोम शब्दों में इसका प्रयोग होता है। दूसरा, द्विंद्व समास में इसका प्रयोग होता है। द्विंद्व समास में इसलिए बोलते हैं सामासिक चिन्ह। द्विंद्व समास में कैसे? कपड़ा, लत्ता। ठीक है, सीता, राम। नंबर 3, सार्थक निरर्थक शब्दों में इसका प्रयोग होता है। सार्थक निरर्थक शब्दों में इसका प्रयोग होता है। जैसे पानी, वानी, शराब, वराब, खाना, वाना। ठीक है, और नंबर 4 आपका आ जाता है, इसे हटा देता हूँ मैं। नंबर 4 आपका आ जाता है समरूप शब्दों में। समरूप अथवा पुनरुक्त शब्दों के मध्य। समरूप और पुनरुक्त शब्द क्या होते हैं? जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। ठीक है ना, तेज तेज। तो सभी शब्द कैसे आपके समरूप अथवा पुनरुक्त शब्द होते हैं। तो इस तरीके से जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं नंबर 8, नंबर 7, 8, 9। नंबर 9 आपका है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह। ठीक है, अब इसे क्या बोलते हैं हम लोग? डैश। इंग्लिश में से क्या बोल देते हैं? डैश बोल देते हैं। ध्यान ये रखना है निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कब होता है? यह आपका, सबसे पहले आप ये जानो कि यह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। यह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। जैसे इसका ये बड़ा होता है, योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है और ये थोड़ा लंबा होता है, योजक चिन्ह से बड़ा होता है। सबसे पहला इसका प्रयोग जो होता है संवादों को लिखने में। संवादों को लिखने में इसका प्रयोग होता है। जैसे मैं बोलूँ कि राम
तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ बोलेगा कौन? श्याम। मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपने जो साइन लगाया ये वाला, ये लंबा, ये क्या है आपका? यही आपका निर्देशक। नंबर 2 आपका दोहरे उद्धरण से पहले, दोहरे उद्धरण से पहले, दोहरे उद्धरण से पहले अथवा, अथवा कहना, बोलना इत्यादि से पहले, इत्यादि से पहले इस चिन्ह का प्रयोग किया। जैसे उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? या फिर वो देखो ये आगे चिन्ह आपका प्रयोग है। उसने बोला, उसने बोला मैं रामनगर रहता हूँ, रामनगर रहता हूँ। तो आपने देखा कहने में और बोलने में किसका प्रयोग किया जाता है? इसी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? डैश बोलते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, पीछे सारी चीज़ें लिखा चुका हूँ, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डैश बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है इसमें, जैसे इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात होती है, जैसे आपसे बोला जाए कि किसी कविता या रचनाकार के रचनाकार का नाम लिखते वक्त क्या बोलेगा? कि किसी कविता या रचना के रचनाकार का नाम लिखते हुए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा हो जैसे 2-3 पंक्तियां लिखी रहती है, एक पंक्ति लिख गई, एक पंक्ति है, तो यहाँ पे एक राइटर का नाम लिखा रहता है। तो जो राइटर का नाम लिखा रहता है वही क्या होता है आपका? इस चिन्ह का उसमें प्रयोग किया जाता है, निर्देशक चिन्ह का। जैसे मैं बोलूं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो ये हो गया। तो यहाँ पे एक चिन्ह ऐसे देगा और लिख देगा जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। बहुत प्रसिद्ध रचना, आप लोग ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए पंक्ति के बारे में कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, किसकी रचना? तो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो यहाँ पे भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, वाक्य में टूटे हुए विचारों को जोड़ने के लिए, ये भी ध्यान आप लोग को रखना। वाक्य में टूटे हुए विचारों को जोड़ने के लिए, वाक्य में, वाक्य में टूटे हुए विचारों को, विचारों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में कोई विचार टूटे हुए उन्हें जोड़ना, तो किसका प्रयोग किया जाएगा? इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे आज मुझे ऐसा लगा, आज मुझे ऐसा लगा, फिर देखो जैसे आज मुझे ऐसा लगा कि मैं घर पहुंच गया, कि मैं घर पहुंच गया हूं, पहुंच गया हूं। यहां से आपको एक बात और ध्यान रखनी, देखो ये तो है कि विचार जोड़ा आपने, एक विचार ये है, एक विचार ये है, इन्हें जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया आपने? योजक चिन्ह का प्रयोग किया। लेकिन दूसरी बात आपने यहाँ पे भी देखो, जैसे, तो यहीं से हमारे तीसरा पॉइंट निकल जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा, एक नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बैठेगा वो बैठेगा कि जैसे, उदाहरण, इत्यादि के बाद, इत्यादि के बाद भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण आप लिखते हो ना, उदाहरण, उदाहरण, तुम यहां से चले जाओ, तुम यहां से चले जाओ। तो उदाहरण क्या है? तुम यहां से चले जाओ। तो ये भी आपने किसका प्रयोग कर दिया? यहाँ पे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। तो ये आपको बातें यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह और आपका उद्धरण चिन्ह, इसमें आप लोग अंतर समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपूर्ण, चलो इसके बाद हेडिंग लगा दो आप लोग, नंबर 10 अपूर्ण विराम।
अपूर्ण विराम, जिसे हम लोग उपविराम भी बोल देते हैं, उपविराम, या इसे कभी कभी आप लोगों का विसर्ग भी बोल दिया जाता है, विसर्ग है ना। और इससे मेरे ख्याल से कोलन भी बोलते हैं, आई थिंक कोलन भी से बोल देते हैं, ठीक है। चलो भाई, चिन्ह कौन सा होता है इसका, ये वाला चिन्ह, विसर्ग। तो ध्यान रखना, इसमें अपूर्ण विराम और विसर्ग, वैसे तो दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन इनमें कभी कभी, जैसे आपके मैंने बोला था कामता प्रसाद जी तो थे, वो अपूर्ण विराम को क्या बोलते थे, विसर्ग। ये आपको ध्यान रखनी है बात कि कामता प्रसाद आपके अपूर्ण विराम को विसर्ग बोलते थे, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी इसको अपूर्ण विराम भी बोल देते हैं, विसर्ग भी बोल देते हैं, हालांकि दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, प्रयोग दोनों का अलग अलग है, तो आपको ध्यान रखना है। तो विसर्ग में, अपूर्ण में, विराम में क्या होता है, विसर्ग तथा अपूर्ण विराम, पूर्ण विराम को पहचानने में कठिनाई होती है, कठिनाई होती है। तो ध्यान रखना, इसका प्रयोग कब होता है, जब किसी शीर्षक की व्याख्या, जब किसी शीर्षक की व्याख्या उसके आगे देनी हो, जब किसी शीर्षक की व्याख्या उसके आगे देनी हो तो आपके अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कामायनी एक अध्ययन, है ना। जैसे बाहुबली आया था ना, बाहुबली आपकी मूवी आई थी बाहुबली, तो उसके आगे लगता है ये, फिर था द बिगिनिंग, ऐसे करके लिखा हुआ था, द बिगिनिंग ऐसे करके कुछ लिखा हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जब भी आपको किसी शीर्षक के आगे व्याख्या करनी हो तो वहाँ पे किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आता है लोप चिन्ह, ठीक है। नंबर 11 आता है हमारा लोप चिन्ह, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ लोप चिन्ह के बारे में अगर मैं बात करूँ, इसके साइन अलग अलग तरीके के होते हैं। ये भी आपका इसका साइन होता है, ठीक है ना, या फिर कभी कभी इस तरीके से दिख जाएगा आपको ये, या फिर ये इस तरीके से दिख जाएगा लोप चिन्ह, ठीक है। इसे बोलते हैं साइन ऑफ ओमिशन, आई थिंक इसे बोला जाता है ओमिशन के नाम से। तो होता क्या है इसमें, जब किसी भी वाक्य के अंदर आपको कोई अंश छोड़ के लिखना होता है, बीच में आपको गैप देना फिर बाद में लिखना है, या कुछ अंश छोड़ना है बीच में, रिक्त स्थान रखने जिस तरीके से। तो जब वाक्य में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो अथवा रिक्त स्थान दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको कोई चीज़, आपको थोड़ा सा गैप देना है, तो देखो जैसे परीक्षा की घड़ी आ गई है, मैं लिखूँ परीक्षा की घड़ी आ गई है, अब यहाँ पे मौन हो गए थोड़ी देर के लिए, ये चिन्ह लगा दिया। परीक्षा की घड़ी आ गई है, अब हम करेंगे या मरेंगे, इस तरीके से आप लोग दिखा सकते हो, ठीक है। दूसरा आप लोग कैसे प्रयोग कर सकते हो इसका, अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, एक इसमें इसका प्रयोग करके मैं दिखाता हूँ। अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर उर्धरिया, फिर बाद में चिन्ह आपका डाल देगा, ठीक है ना, ऐसे करके इस तरीके से फिर ऐसे लगा देगा,
ठीक है, लिख देगा यह लपटाए रहे उर्ज्यों, यो लपटाए रहे उर्ज्यों। तो जरूरी नहीं है आपको यही प्रयोग करना है, आप इसकी जगह क्या प्रयोग कर सकते थे, इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोनों के साइन एक ही होते हैं, इसलिए आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद नंबर आ जाता है हमारा इसके बाद, एक सेकेंड, चलिए लिंक डाल देते। इसके बाद हमारा नंबर जो आएगा वो आएगा आपका संक्षेप या लाघव चिन्ह का। संक्षेप चिन्ह मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी शब्द को आपको बहुत ही छोटा करके लिखना है, उसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो वहाँ किसका प्रयोग किया जाता है, आपके लाघव या संक्षेप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। खत्म हो गया कि निकल भी नहीं रहा इसमें से, तो चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं नंबर आपका 12 आ जाएगा लाघव चिन्ह, लाघव या संक्षेप चिन्ह, ठीक है। लाघव या संक्षेप चिन्ह हम लोग इसे बोल देते हैं, जिसका साइन क्या होता है, ये वाला, ठीक है। जैसे किसी भी शब्द को छोटा करके दिखाने में इस चिन्ह का क्या होता है, प्रयोग होता है। जैसे मैं बोलूँ कि प्रोफेसर लिखा हुआ है, तो आप लोग इसे कैसे लिख सकते हो, बस ऐसे लिख दो। लेफ्टिनेंट लिखा हुआ है, लेफ्टिनेंट ऐसे लिख दो आप लोग, लेफ्टिनेंट। जैसे मैं बोलूँ लोक निर्माण विभाग, तो ये क्या हो जाएगा आपका वी, ऐसे लिख दो। और ध्यान रखना है कभी कभी ये ज़्यादा जगह घेरता है, ये वाला, ये आपका चिन्ह ज़्यादा जगह घेरता है, तो इसकी जगह पे किसका प्रयोग कर लिया जाता है, इस बिंदी का प्रयोग कर लिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसकी क्योंकि बड़ा होता है, ये छोटा होता है, तो इसकी जगह इसका प्रयोग भी कर लिया जाता है। दोनों बातें सेम ही होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होता है पुनरुक्ति सूचक। यानी रिपीटेड साइन ऑफ रिपीटेड, ठीक है। तो पुनरुक्ति सूचक क्या है, जब कोई शब्द आपको रिपीट करना हो, पूरा का पूरा पद के पद रिपीट करने पड़ जाए, जब कोई शब्द अथवा पूरे पद अथवा पूरे के पूरे पद को दोहराना हो तो वहाँ आपके पुनरुक्ति सूचक का प्रयोग होता है। जैसे मैं बोलूँ कि घनश्याम तोपरवारू उर्वशी, ऐसे लिख लेते, तोपरवारू उर्वशी सुन राधि के सुजान, ये हो गया। फिर से मुझे दोबारा लिखना है, तो तोपरवारू उर्वशी ऐसे करके, या फिर तोपरवारू उर्वशी सुन राधि के सुजान। तो इसका साइन जो होता है वो कौन सा होता है, ये वाला, इस तरीके का। इसका मतलब क्या होता है, रिपीटेड करना, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है पुनरुक्ति सूचक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 14 नंबर की कोष्ठक की। कोष्ठक या ब्रैकेट बोल देते हैं इसे हम लोग, ठीक है। ब्रैकेट का चिन्ह क्या होता है आपका, ये भी ब्रैकेट का चिन्ह है और ये भी ब्रैकेट का चिन्ह है, ठीक है। इसे हम लोग बोल देते हैं कोष्ठक। कोष्ठक का प्रयोग कब किया जाता है, जब
कठिन शब्दों को लिखना हो, कठिन शब्दों की व्याख्या करनी हो, व्याख्या करनी हो, या किसी भाव, जब किसी कठिन शब्दों की व्याख्या करनी हो या भाव, या किसी भाव अथवा कथन को स्पष्ट करना हो, किंतु उसे वाक्य में अलग रखना हो, वाक्य में अलग रखना हो, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, उन दिनों एग्जाम्पल लेता हूँ, उन दिनों किसान विद्यालय यहाँ ब्रैकेट ले लिया, अब इंटर कॉलेज, मतलब उस टाइम तो किसान विद्यालय हाई स्कूल रहा था, अब क्या है इंटर कॉलेज। के बारे में मैंने थोड़ी व्याख्या कर दी, लेकिन ब्रैकेट में अलग ही रख दिया। ठीक है, अब उन दिनों किसान विद्यालय अब इंटर कॉलेज में मैं पढ़ाता था, मैं पढ़ाता था। ठीक है, तो इस तरीके से, या किसी कठिन शब्द को, बहुत ही ज़्यादा कठिन शब्द है, ठीक है ना, जैसे मैं बोलूँ समीक्षा शब्द है। समीक्षा शब्द का मतलब क्या होता है आपका, किसी चीज़ के बारे में आपको सोचना विचारना, तो समीक्षा का मतलब है अन्वेषण करना। तो कठिन शब्दों के बारे में कुछ ज़्यादा आपको व्याख्या करनी हो तब आपका प्रयोग किया जाता है इसका, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, कोष्टक का प्रयोग कब किया जाता है, कठिन शब्दों अथवा भावों का व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और आपका किसी वर्ग के उपवर्गों को लिखने में, किसी वर्ग के उपवर्गों को लिखने में, किसी वर्ग के उपवर्गों को लिखने में इसका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको ये आ गया क ख, ये हो गया, इसका फर्स्ट लिख दिया आप लोगों ने इस तरीके से करके, फर्स्ट का 1 ऐसे लिख दिया, 1 2, ये क्या है, उपवर्ग ही तो है, ये किसी वर्ग के, आपने नॉर्मल एक वो लगाई हेडिंग, उसके बाद क ख 1 2 इस तरीके से, तो आप लोगों को इसका प्रयोग करना पड़ता है। फर्स्ट सेकंड हो जाता है, ऐसे फर्स्ट लिखना है, और ये सेकंड, सब क्या है आपके, ये सब के सब उपवर्ग होते हैं। मेन हेडिंग की सब हेडिंग होती है। जैसे मेन हेडिंग क्या हो गई, ए हो गया, इसके बारे में आपने दे दिया क ख, ऐसे पास में आ गई, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे मैंने अभी बोला था ना आप लोगों को कि आपका जो उद्धरण है 2 प्रकार का होता है, तो ए मैंने डाल दिया, ए उद्धरण 2 प्रकार का होता है, उद्धरण 2 प्रकार का होता है, ऐसे मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने फर्स्ट इकहरा और फिर सेकंड दोहरा, तो आपने क्या करा है, कोष्टक का प्रयोग कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या क्या बच्चा आपका मैं देख लेता हूँ। आई थिंक सब इंपॉर्टेंट तो सारे कंप्लीट ही हो चुके हैं, कुछ बच्चा मुश्किल ही होगा इसके अंदर। अगर मैं बात करूँ, इसमें आपका उपविराम हो गया, पूर्ण विराम, अर्धविराम, विराम हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, विस्मयबोधक हो गया, उद्धरण हो गया, योजक निर्देशक हो गया, कोष्टक हो गया, आपका लाघव चिन्ह हो गया, लोप चिन्ह हो गया, समाप्ति सूचक हो गया, पुनरुक्ति हो गया। आपका इसमें बचा एक हंसपद या काकपद। अगर मैं बात करता हूँ, वो मैंने जब भी बता दिया था आपको, हंसपद कुछ नहीं होता, हंसपद, काकपद, त्रुटि बोधक, ये बहुत सारे इसके नाम होते हैं, वो आप लोग देख लेना। पहले वाली क्लास में जाके मैंने बहुत सारे नाम इसके बता रखे हैं, एरर बोलते हैं इस तरीके का। हंसपद, काकपद, ये कब होता है, जब वाक्य में कोई अंश छूट जाए, जब वाक्य में कोई अंश छूट जाए तो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं जा रहा था,
तो मेरे से छूट गया यहाँ पे क्या, दिल्ली छूट गया मान लेते। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ये चिन्ह लगा के दिल्ली। तो ये आपने जो चिन्ह लगाया क्या है आपका, हंसपद या काकपद या त्रुटि बोधक से बोल देते हैं। ये चिन्ह इसका होते से बोलते हैं हम लोग हंसपद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो हंसपद के बाद आपका आ जाता है इसमें रेखांकन होता है आपका। 16 नंबर है रेखांकन। रेखांकन क्या होता है, वाक्य में शब्दों को विशेष तौर पर दिखाने के लिए, वाक्य में शब्दों को विशेष तौर पर दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं अपने घर मुंबई जा रहा हूँ, बोल दे। ये करना है मैंने रेखांकित कि रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इस तरीके से ये से बोलते हैं अंडरलाइन। ठीक है ना, इसे क्या बोल देते हैं हम लोग, अंडरलाइन। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। और आगे देख लेते हैं इसमें। और तो इसमें कुछ खास बचा नहीं है इतना। तिर्यक रेखा मैंने आपको बताया था। तिर्यक रेखा क्या होती है, तिर्यक रेखा ये साइन होता है अथवा या इत्यादि के लिए। जब आपको अथवा या आपको दिखाना होता है, जैसे पुरुष या महिला ऐसे लिखना है, तो आप लोग कैसे लिख सकते हो, पुरुष या महिला। ठीक है, स्टार का कब प्रयोग किया जाता है, आप लोग स्टार लगा देते हो ऐसे करके, तारक चिन्ह जिसे हम बोलते हैं तारक। ठीक है, तारक बोल देते हैं। विशेष सूचना के लिए, विशेष जानकारी के लिए, विशेष जानकारी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आपका एक योजक चिन्ह होता है। योजक तो आप योजक बता रहा हूँ आपका, तुल्यता बोधक। तुल्यता का सही नहीं होता आपका ये वाला। तो ये आप जानते हो कब किया जाता है, जब किसी के बारे में व्याख्या करनी हो थोड़ी आपको, तो जब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक गोली होता है, मुख्य तथ्यों का सारांश देने के लिए गोली का प्रयोग किया जाता है। बाकी इसमें कुछ बचा नहीं है, सारे इसके अंदर मैंने कवर कर लिए, कोई आपका चिन्ह मैंने इसमें छोड़ा नहीं है। तो आप लोग सारे विराम चिन्ह मैंने आप लोगों को पढ़ाए। देखिए बहुत सारे काम के भी नहीं होते, मैंने 22-23 आपके सामने लिखे थे, लेकिन सारे के सारे काम के नहीं होते। जितने इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके अंदर से थ्योरी पूछी जाती है, वो मैंने आपको सारे ही पढ़ा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से विराम चिन्ह का चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पूरा लेक्चर अच्छा लगा, तो इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों के लिए मैं ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँगा, आप लोगों की नॉलेज बढ़ाता रहूँगा। बस आप लोग तक्षशिला के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।